एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने कमेंट किए हैं सर हम लोगों को हिंदी कोर्स रिलेटेड हम लोग को पीवाई करवाइए। तो फाइनली मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं 2020 का पीआईक्यू जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अभी मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा सेट नंबर 1। देखिए कोई भी साल के बारे में हम लोग प्रीवियस से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो 2 लेक्चर होगा, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। देखिए अगर मैं बात करूं तो फुल सोल्यूशन होगी एंड इसका एक्सप्लेन भी मैं करने की कोशिश करूंगा। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप हिंदी लिए हैं, एक बात मेरे ध्यान से समझिए, अगर आप हिंदी कोर लिए हैं या हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश कोर लिए हैं या इंग्लिश इलेक्टिव, दोनों पेपर का पीवाईक्यू जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं 2020 से लेकर 23 तक, यानी 4 साल का पेपर जो मैं आप लोगों को रिवीजन करवा रहा हूं ना, याद रखिएगा जितना इंपॉर्टेंट आपका मॉडल पेपर था ना, उससे कई गुना इंपॉर्टेंट जो है आप लोगों का ये पेपर है पीवाईक्यू। सर ऐसा क्या खास बात है इस पीवाईक्यू को हम लोग को देखना जरूरी है? 2 टॉपिक याद रखिएगा सॉरी 2 टॉपिक याद रखिएगा। पहला आप लोगों का हिंदी और दूसरा इंग्लिश। ये 2 ऐसा सब्जेक्ट है ना जो स्टोरी बेस होती है। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड अगर 2 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था, उसी टॉपिक से रिलेटेड वही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पर हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी में क्या होता है ना, क्वेश्चन अपडेट होती है। तो आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है हिंदी कोर में और इंग्लिश सेलेक्टिव में। बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं ना कि हिंदी कोर तो हिंदी है ना, ये सक जाएंगे, हम लोग दूसरा सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है, आंख से आंसू निकलेगा जब आप एग्जाम देकर लौटेंगे। इसलिए हिंदी को जितना दूसरा सब्जेक्ट में महत्व दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उतना आप लोगों को हिंदी कोर में भी इंपॉर्टेंस देना है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं सर क्लास नंबर 1 को करने के बाद आप लोगों के अंदर कैसा फीलिंग होगा, ये भी बता दीजिएगा। अगर कंटिन्यू अगर क्लास पाना चाहते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो यही तैयार होता है कि आप लोगों का पहला दिन एग्जाम हिंदी कोर का है। आप सभी को पता है कि पहला दिन ही आप लोगों का जो एग्जाम जो है ना वो हिंदी कोर का है। तो आप लोगों को हिंदी कोर और इंग्लिश सेलेक्टिव दोनों को लेकर चलना होगा। चलिए कोई बात नहीं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितना मैं बता रहा हूं बस करते रहना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन पे आते हैं। सर पहला क्वेश्चन आपके 2020 के पेपर में पहले आप लोगों का एक छोटा सा स्टेटमेंट दिए गए थे। इस स्टेटमेंट से रिलेटेड 4 क्वेश्चन होगी। चारों क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो आपका सारा क्वेश्चन सही हो जाएगी। क्वेश्चन था, जाति हाय सी जाति, कर्ण का हृदय भोग से ढोला, कुपिता सूर्य की ओर देखकर वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या कहा जानू जाति, जाति है ये मेरे भुज दंड। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल। देखिए पहला क्वेश्चन, इन पंक्तियों में कवि ने किस चीज के बारे में चर्चा किया है? तभी आप लोग जस्ट डिस्कस किए, जाति के बारे में चर्चा किया था। पहला क्वेश्चन 1 नंबर हम लोगों को मिल गया। दूसरा क्वेश्चन, कर्ण का हृदय क्यों झोंप से डोल रहा था? तो पता है कर्ण का हृदय जाति जाति के लिए डोल रहा था। तो जब हम लोग जस्ट डिस्कस किए, हम लोग को 2 मार्क्स मिल गया। कौन केवल जाति जाति रखते हैं? पाखंडी जाति जाति रखते, पाखंडी हो या पारखंडी, दोनों क्या होगी? सही उत्तर होगा। यहाँ पे भी हम लोग 1 मार्क्स मिल गया। कर्ण किसकी ओर देखता है? कर्ण सूर्य की ओर देखता है। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए कि सूर्य की ओर दिखता है। वीरों की जाति का क्या होती है? भुजदंड वीरों की जाति होती है। ये भी हम लोग डिस्कस किए। इस तरह से आपके पेपर में 5 मार्क्स आपको ना इजिली से मिल जाएगा। हाँ, आप लोगों को एक बात आपको पता होना चाहिए कि दूसरा सब्जेक्ट में जो है ना पैसेज नहीं होता है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में पैसेज होती है। कितने मार्क्स का पैसेज आएगी? याद रखिएगा 80 में से आपका 12 मार्क्स से पैसेज सही होगा। तो पैसेज को ना एक भी क्वेश्चन को सही मतलब गलत नहीं करना है। फिर से आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट को पढ़ना है। फिर आपको 4 क्वेश्चन दिए गए, चारों क्वेश्चन को आपको सही करना है। सुदर्शन प्रकृति के उस माह का, एक बार आप लोग वीडियो को स्किप कर, सॉरी आपका पॉज कर लेना है, रोकने के बाद एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक दीजिए प्राकृतिक दर्शन। सुदर्शन क्या देख रहा था? सुदर्शन प्रकृति के अभिनव को देख रहा था। उस हृदय में किसका करुणा संगीत था? तो पता उस हृदय में सुंदर का करुणा संगीत था। ये जो मैं आंसर बता रहा हूं ना, ये जो आंसर है इसी पैसेज के अंदर होगी। बस आपको पढ़ने के बाद आपको सही उत्तर का चयन करना होगा। नील धवल लहरों में क्या बनता बिगड़ता था? नील धवल लहरों में कला और कोमल का चित्र बनता था। ये हम लोग क्वेश्चन, सुदर्शन का मस्त तक किस चीज से भर उठता था? तो बताएं सुदर्शन का मस्त चित्त जो है वो किससे भर उठता था? तो बताएंगे से चेतन का परमाणु। याद रखिए क्या हो जाएगी? चेतन का परमाणु। सारा यहाँ पे है ना, देखिए चेतन का परमाणु लास्ट क्वेश्चन में, सारा पैसेज से रिलेटेड आंसर होगा। बस हाँ, आपको देखने का नजरिया आपके अंदर होना चाहिए। बाकी पैसेज बहुत सिंपल सा है, ठीक है। आते हैं सर अब हम लोग क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हम लोग का अगला कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें। अब निबंध क्या क्या लिखना है समझिएगा। निबंध से रिलेटेड मैंने आप लोगों को सेपरेट क्लास दे रहा हूं, उसको भी आप लोग देखना ना भूलें, चाहे हिंदी का हो या इंग्लिश का हो। पहला है सर झारखंड और पर्यटन, मतलब झारखंड में
पर्यटन के लिए, पर्यटन मतलब घूमने फिरने पिकनिक वगैरह करने के लिए हम लोग किस तरह से झारखंड को देखते हैं पर्यटन स्थल के रूप में, इसके बारे में हम लोगों को बताना है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग स्क्रीनशॉट ऑलरेडी ले सकते हैं अगर आप लोग लेना चाहते तो। अगला है कि प्रकृति और विज्ञान किस तरह से सिमिलर है, दोनों एक तरह का क्या है, दोनों समांतर कैसे, एक प्रकृति नेचुरल और एक होता है सर, याद रखिएगा, एक होता है एक हो जाएगा सर प्रकृति और एक हो जाएगा हम लोग का सर विज्ञान। साइंस और नेचर किस प्रकार से दोनों संबंध एक साथ जुड़े हुए हैं, मतलब प्रकृति के साथ साथ साइंस जिस तरह से डेवलप कर रही है, इसके बारे में भी हम लोग को निबंध लिखना है। अगला याद रखिएगा, अगला जो आपका निबंध लिखना चाहिए युवा और लोकतंत्र, मतलब प्रेजेंट टाइम में जैसे हम लोग अभी युवा है, क्या है हम लोग अभी हम लोग युवा है, तो हम लोग और युवा और लोकतंत्र डेमोक्रेसी क्या हो जाती है, डेमोक्रेसी, दोनों किस प्रकार हम लोग युवा और लोकतंत्र दोनों सिमिलर किस तरह से है, किस तरह से डिफरेंट है, दोनों का भूमिका क्या रहा है, इसके बारे में भी हम लोग को निबंध लिखना है जो आपको अच्छी तरह से दिख रहा है। मैं निबंध सेक्शन से रिलेटेड मैं एक अच्छा सा वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं जहां पे हमारे टीम पूरा बैठे हुए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं, बस जो चीज पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से समझिएगा। अगला निबंध है कि हमारी शिक्षा और चरित्र निर्माण। देखिए 2020 का पेपर कैसे पूछा गया था, एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं था। 2020 के पेपर को जब आप उठाकर देखेंगे ना तो वहां पे एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं था, और हमें लग रहा है कि आने वाला दिन में ना ऐसा ही रूल लागू हो जाएगा। 2026-27 तक आते आते देखिएगा सारा क्वेश्चन जो है ना सब्जेक्टिव हो जाएगी। तो आपको ज्यादा जो ध्यान देना है ना आप लोगों का थ्योरी लेक्चर, आने वाले जनरेशन जो होगी आप लोगों का जो क्लास 8, 9, 10 में अभी है, उनको बताइए कि थ्योरी लेक्चर पर ज्यादा ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि थ्योरी लेक्चर एक ऐसा चीज है कि ऑब्जेक्टिव पूछे सब्जेक्टिव पूछे और उसको पढ़ने के बाद आप सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको भी हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे निबंध सेक्शन में। अब आते हैं सर हम लोगों का पत्र लेखन, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पत्र लेखन से रिलेटेड आपके पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगी, याद रखिए कितना मार्क्स का, 5 मार्क्स का आपके पेपर में क्वेश्चन आएगी। और थोड़ा सा लिखने का तरीका आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अगर लिखने का तरीका आपको पता नहीं, अब लाख आपका हैंड रिटन सुंदर हो पर आपको पत्र लिखने का स्ट्रक्चर पता नहीं है, बॉडी पता नहीं है, स्ट्रक्चर पता नहीं है, तो फिर आप सही से नहीं लिख पाएंगे। समझिएगा, क्वेश्चन है कि भारत में क्षेत्र में स्वच्छता अभियान, मतलब अपने देश में स्वच्छता अभियान का मतलब होता है साफ सुथरा। स्वच्छता अभियान प्रचार प्रसार के लिए संबंधित अधिकारियों से एक पत्र लिखे। सेवा में संपादक महोदय हिंदुस्तान रांची, जिस पत्रकार को हम लोग लिख रहे हैं उस पत्रकार नाम है क्या, हिंदुस्तान पेपर। क्या नाम है, हिंदुस्तान पेपर रांची। ये इतना आपको लिखना है, ये हमारे स्ट्रक्चर है, ये हमारे सही होना चाहिए। यहाँ पे सॉरी, यहाँ से यहाँ हम लोगों का सही होना चाहिए। जब तक ये सही नहीं होगी एग्जामिनर आपको कॉपी आगे चेक ही नहीं करेंगे। ये आप लोग का, इसको हम लोग बोलते हैं सर इंग्लिश लैंग्वेज में स्ट्रक्चर बोलते हैं, याद रखिएगा। स्ट्रक्चर सही होना बहुत जरूरी है आपका पत्र लेखन में। अब आते हैं सर विषय क्या है, स्वच्छता अभियान के प्रचार प्रसार हेतु पत्र। अब लिखेंगे सर ये मानवीय जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए हम लोग को, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, मानवीय यहाँ पे लिखना चाहिए हम लोग को। मैं अपने लोकप्रिय समाचार पत्र हिंदुस्तान, यानी मैं मतलब आप, याद रखिएगा, मैं अपने लोकप्रिय समाचार पत्र हिंदुस्तान के माध्यम से अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार, दूसरे अधिकारी तथा नागरिकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आशा है आप इसकी गंभीरता पर ध्यान देते हुए स्वच्छता अभियान तथा अन्य आवश्यक समाचार अपने पत्र में प्रकाशित करेंगे। मतलब हमारे इस इलाके में हम लोगों को देखने के बाद हमें ऐसा फील हो रहा है कि फील ऐसा हो रहा है कि हमारे यहाँ पे बहुत गंदगी है, और हमारे देश में कहा जा रहा है कि स्वच्छता अभियान का एक जो है पॉलिसी चलाया जा रहा है, नीति। तो हम एक पत्रकार को, हिंदुस्तान पेपर वालों को मैं कह रहा हूं कि हमारी इस तरह से इस परिस्थितियां आ रही है, तो आने के बाद जो है ना आप ऐसे एक ऐसा पत्र में आप लोग लिखिए, किनको बोल रहा हूं, हिंदुस्तान पेपर को जो संपादक है, ऐसे पत्र लिखिए ताकि हर एक हिंदुस्तान वासियों को यह पता चले कि हमारे अगर एरिया गंदगी हो तो इसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। सभी नागरिकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आशा है कि आप इसकी गंभीरता पर ध्यान देते हुए स्वच्छता अभियान तथा अन्य आवश्यकता समाचार पत्र में प्रकाशित करेंगे। ये हम लोग का हो गया सर। इसके बाद देखिए पूछा कि हमारे क्षेत्र में घनी आबादी है। हमारे जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं इसमें काफी ज्यादा क्या है, घनी आबादी है। इस क्षेत्र के समीप का मतलब सामने, इस क्षेत्र के समीप कई फैक्ट्रियां है। इस क्षेत्र के हमारे जहां पे हम लोग रहते हैं इसमें काफी घना आबादी है। उसके बाद इस क्षेत्र के सामने एक फैक्ट्रियां है। यहाँ औद्योगिकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन उद्योग की संख्या बढ़ती जा रही है। अब उद्योग बढ़ेगी तो पर्यावरण पर, वातावरण पर क्या होगी, प्रभाव पड़ेगी, प्रदूषित होगी।
अतः शुद्ध वायु मिलना भी दुभर हो जा रहा है। कल कारखानों से निकले विषैले गैस, मोटर गाड़ियों के दूषित धुआं के कारण वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। इसी प्रकार जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भू प्रदूषण, भू का मतलब जमीन का, मृदा प्रदूषण के परिणाम भी बहुत भयंकर हो गए हैं। निरंतर नया रोग उत्पन्न हो गया है, मतलब दिन प्रतिदिन नया नया रोग जो है उत्पन्न हो रही है। किसके कारण? तो हमारे एरिया जो है स्वच्छता नहीं है, दिन प्रतिदिन जो है फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। आगे लिखा है, प्रदूषण से बचने के लिए हम सभी को अपना योगदान देना चाहिए और पर्यावरण जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इन सब प्रदूषण से बचने के लिए हम लोगों को एक ध्यान में आप लोगों को आकर्षित करना चाहता हूं, योगदान देना चाहिए हम सबको मिलकर कि वृक्ष रोपण और स्वच्छता अभियान की सहायता से हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। मतलब दिन प्रतिदिन जिस तरह से संख्या, गाड़ी की संख्या बढ़ रही है, फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ रही है, तो इसको हम लोग एक ही जगह, एक ही कारण है इसकी प्रदूषण को हम लोग रोक सकते हैं। हम लोग भी दिन प्रतिदिन वृक्ष रोपण जो है क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। उसके बाद आपको भावदेवी लिखना है और जो आप लिख रहे हैं आपको अपना नाम डालना एग्जाम में, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। अगर आपका राज्य नाम है तो आपको राज्य डालना है, जो भी आपका नाम है, और यहाँ पे जो धर्मस्थल मतलब कहाँ पे है आपका एरिया, तो उस एरिया का नाम देना है। दिनांक देने ना भूलिएगा, दिनांक देने ना भूलिएगा हमर लाल। तोहनी दिनांक दियल खातिर तोहनी दिन जो हो ना यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो तोहनी के खातिर, ठीक हो। तो इस तरह से आप लोगों को पत्र लेखन से कभी भी क्वेश्चन आए, 5 मार्क्स अगर आपको चाहिए तो आपको इस बेस पर आपको लिखना होगा। अगला पत्र है सर, अभी हम लोग पत्र के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, समझिएगा, फिर भी पत्र के बारे में बता देना आपको लिखना कैसे है। किसी समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखकर अपने क्षेत्र की सड़क की जर्जर अवस्था की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कीजिए। मतलब अब जिस एरिया पे रहते हैं उसमें सड़क जो है, सड़क जर्जर हो सकी है, जर्जर हो गई है, मतलब बोल सकते हैं सड़क जो है ना एकदम खत्म हो चुका है, फिर भी हम लोग चल रहे हैं, तो सड़क की मरम्मत हम लोग को करवाना है। इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं सर फिर से आपके सामने एक छोटा सा स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को एक बार आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए कि आंगन में ठुनक रहा है जियादाया है, बालक तो कहाई चांद पे लाचाया है, दर्पण उसे देखे कह रही है माँ देख आईने में चांद उतर आया है। बहुत ये स्टोरी जो है ना, स्टोरी नहीं सॉरी, ये कविता बहुत अच्छी कविता है। जब आप इसके बारे में स्टडी करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हम लोग बचपन में बोलते थे कि चंदा मम्मा की गुड़, हम लोग बोलते थे ना, मम्मी लोग बोलते थे। ठीक, यहाँ पे वही कहा गया कि शायर ने किसके ठुनके की बात कही है, तो शायर ने बालक के ठुनके की बात कही है। बालक का मन किस चीज के लिए ललचाया, तब चांद के लिए, याद रखिए किसके लिए, बालक का मन चांद पर ललचाया। माँ उसे क्या देती है, माँ बालक को दर्पण देती है और दर्पण से कहती है देखो बेटा चांद उतर आया है, चांद को परावर्तन करती है, रिफ्लेक्ट करती है और आईने पे दिखाते हैं देखो बेटा चांद उतर आया है। और इसके बाद जब बच्चे देखते हैं तो बस खुशी से पूरे झूम उठते हैं और उठने के बाद वो खाना खाना शुरू कर देते हैं। दर्पण में क्या उतर आया, दर्पण में चांद उतर आया। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तोहनी मेरे बतवा उछल पा रही ना, तोहनी के पेपर में ऐसे नहीं तोहनी का प्रश्न नहीं तो बस तोहनी के अच्छा से तोहनी के सॉल्व कर भी देख। फिर से स्टेटमेंट दिया गया है, फिर स्टेटमेंट के बाद फिर से आपके सामने फिर कवि दिया गया है। एक बार स्टेटमेंट को एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिएगा। इसको भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन आंसर पर ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। अब आते फिर से आपके सामने फिर वही आपका स्टेटमेंट दिया गया है और फिर से आपका क्वेश्चन होगी। आते हैं सर क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 1 से लेकर 8 तक ना सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ग्रामेटिकल सेक्शन होता था 2020 में और 21 के पेपर में भी। तो ग्रामेटिकल सेक्शन होता था, उसके बाद लेटरेचर सेक्शन होता था, उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना पैसेज जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखता था उस समय, ठीक है, समझिएगा। अब आते हैं सर हम लोग क्वेश्चन आंसर की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बादल राग कविता में ए विप्लव के वीर किसे कहा गया है और क्यों, किसको कहा गया है, ककरा कहल गले और काहे कहल गले, एटा तोहनी से पूछल गलो, ठीक है। देखिए ए विप्लव के वीर क्रांति के बादल को कहा गया, ए विप्लव के वीर क्रांति के बादल को कहा गया। जब क्रांति आती है तो सबसे अधिक लाभ छोटे लोगों को ही मिलती है, जब क्रांति आती है तो सबसे अधिक लाभ छोटे लोगों को ही मिलता है। शोषक वर्ग तो विप्लव अर्थात क्रांति आने की संभावना से बुरी तरह घबरा जाता है। शोषित वर्ग जब क्रांति आने की आवाज़ सुनता है, जो भी शोषित वर्ग के जो भी लोग होते थे वो जब भी सुनते हैं कि अब हमारे यहाँ पे क्रांति आने की संभावना है, तो क्रांति आने की संभावना की आवाज़ सुनते हैं तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है, मतलब खुशी से वो उछल जाते हैं कि अब हमारे शहर में, हमारे जगह पे, हमारे गाँव पे क्या आने वाला है, तो बताएंगे सर आने वाला है हम लोगों का, बताएंगे क्या, तो क्रांति आने वाला है।
क्रांति में यह वर्ग शोभा प्राप्त करता है, और क्रांति में यह वर्ग जो है ना शोभा प्राप्त करता है। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का छपेगा। कितना मार्क्स का? 3 मार्क्स का क्वेश्चन छपेगी। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम क्या सोचने लगा? एक बार पेपर उठा के देखिएगा, 2023 का पेपर, 2022 का पेपर, 2020 का पेपर, तीनों ही पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया था। सोच सकते हैं आप कितना यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करने हुए बोलते हैं, है भाई तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते हो। कौन कह रहा है? लक्ष्मण भाई कहता है। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करने हुए बोलते हैं, कहते हुए बोलते हैं, याद रख, कहते हुए बोलते हैं, ए भाई तुम मुझे कभी दुख नहीं देख सकते थे ना, तुम्हारे स्वभाव सदा ही से ही कोमलता था। वे सोचता है अगर उन्हें ज्ञात होता है कि वन में अपने भाई से बिछड़ जाएंगे तो पिता के कहने पर भी लक्ष्मण के साथ लेकर नहीं आते हैं। यह बात उनके मानवीय असहिष्णुता पर लब को दर्शाता है। यह हम लोग को सर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, रुबाइया के आधार पर घर आंगन में दीपावली और राखी के दृश्य बिंबों को अपने शब्दों में समझाइए। देखिए जो रुबाइया टॉपिक आप लोग का है, रुबाई के आधार पर घर आंगन में दीपावली, जो दीपावली होती है, दीपावली और राखी के दृश्य बिंबनों को अपने शब्दों में समझाइए। दीपावली की शाम है, घर विलप पुताई सजे हुए हैं। आप देखिए दीपावली जब आती है तो लोग क्या करते हैं, अपने घर को पूरा अच्छी तरह से सजाते हैं, रंगाते हैं, है ना, पोचड़ा करते हैं। तो घर लिपत पुताई सजे हुए हैं। घर में बच्चे के लिए चीनी के खिलौने व धान की लावे आई है। गृहस्वामी सज धज कर तैयार हो गई है। जो गृहस्वामी जो हमारे घर की इस स्टोरी में जो बताया गया, घर में जो भी खाना बनाती थी वो सच धज कर तैयार हो गई है। उसके चेहरे पर सौंदर्य की आभा दुख और झलक रही थी। वह जहां समस्त घर में स्थान स्थान पर दीपक जला रही है। अब देखिएगा दीपावली का त्यौहार आते होंगे, आप लोग देखिए, आप लोग करते भी होंगे, अलग अलग जगह पे हम लोग दीप जलाते होंगे, है ना, जलाकर वहां बच्चे के द्वारा बनाए गए घरोंदे में दीपक रखती है। अब देखिएगा अगर आप देहात इलाके में हैं तो देखिएगा कि जहां पे जब भी हम लोग का दीपावली आती है ना, तो हम लोग घर के बाहर में एक छोटा सा घर बनाते हैं और वहां पे हम लोग दीप जलाते हैं ना। देखिए उसी के बारे में कह रहा है। सावन मास के अंतिम दिन रक्षाबंधन का पुनीत पर्व है। सावन मास के अंतिम दिन रक्षाबंधन का पुनीत पर्व है। भाई बहन के प्रेम की अभिव्यक्ति का अवसर है। इस दिन की प्राप्त काल अत्यंत सुहावनी व रसमय प्रतीत होती है। आकाश में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। बहन भाई के हाथों में चमकीली राखी बंधी है। राखी के समय भी आपको पता होगा कि राखी के समय हम लोग क्या करते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब फिर से एक सामने आपका पेपर में फिर से आपको पैसेज दिए गए। मोहनजोदाड़ो के बारे में धारणा है कि अपने दौर में यह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा, यानी एक तरह की राजधानी माना जाता है। यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। आबादी कोई 85 हजार थी। जाहिर है 5000 साल पहले यह आज के महानगर की परिभाषा को भी लगाता होगा। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी, पर पूरा मोहनजोदाड़ो छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। ये टीले प्रकृति नहीं थी। ये हम लोगों का पैसेज से रिलेटेड था। अब प्रस्तुत जैसे पैसेज को हम लोग पढ़ेंगे, पहला होगा कि प्रस्तुत पद्यांश किससे लिया गया, इसका राइटर कौन है। देखिए पूछेगा वही, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है या किस सभ्यता की बात कर रही है, तो यह लिया गया अतीत में दबे पाव। कहां से लिया गया है सर? अतीत में दबे पाव से लिया गया है। यह सिंधु सभ्यता की बात करती है। यह सिंधु सभ्यता के बात करती है। मोहनजोदाड़ो किस घाटी की सभ्यता का केंद्र है? मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की, याद रखिएगा, सभ्यता के केंद्र है। मोहनजोदाड़ो शहर की आबादी कितनी थी? मोहनजोदाड़ो शहर की 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था तथा इसकी आबादी लगभग 50,000 थी। इसकी आबादी की लगभग कितना थी? 50,000 थी। क्या टीले प्रकृति थे? यह टीले प्रकृति नहीं थे, परंतु पूरा मोहनजोदाड़ो दो छोटे मोटे टीले पर आबाद थी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को ये क्वेश्चन को करना होगा। अब आते हैं सर भक्तिन व लेखक के बीच में कैसा संबंध है। जो भक्तिन है हम लोग का, उनके बीच में और लेखक के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में हम लोगों से पूछा गया है। तो इसके बारे में हम लोगों को ध्यान से देखना है और इसी प्रकार से जब भी कभी भी क्वेश्चन आए ना तो घबराना नहीं है। बस जितना मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से आप लोगों को स्टडी कर लेना है। कहा गया है क्या कि लेखक यह मानती थी कि उसके और भक्तिन के बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं था। जो लेखक है
और जो भक्तिन है वो दोनों मानते थे क्या इस बात को कि लेखक यह मानते थे कि उसके और उस भक्तिन के बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं था। वह लेखिका के साथ छाया के समान रहती थी। युद्ध क्यों देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आंतरिक थे तब भी वह बेटी दामाद के आग्रह पर भी लेखिका को नहीं छोड़ती थी। यह लेखिका के लिए अपना सर्वस्व लूटने के लिए भी तैयार थी। भक्ति लेखक के जीवन को घेरे हुए हैं। यह है सर हमारा स्टोरी। अगर स्टोरी नहीं पता है, देखिए मेरे प्यारे, अगर आपको स्टोरी नहीं पता है ना तो फिर आप नहीं समझ सकते स्टोरी को। इंग्लिश और हिंदी में स्टोरी को समझना बहुत जरूरी माना जाता है। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है? बाजार का जादू जो है इसमें मनुष्य पर क्या असर पड़ता है? जब बाजार की जादू चढ़ती है तो मनुष्य को यहाँ पे हम लोग का क्या असर पड़ता है, इसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। समझिएगा, बाजार के जादू चढ़ने का प्रभाव जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है। बिल्कुल सही बात है। अब जाइएगा बाजार, देखिएगा एक सामान लेने के गए, अगर आपका दिल अच्छा लगा तो आप दूसरा भी सामान खरीद लेते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पे बताया गया है कि जिस प्रकार चुंबक एक लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, ठीक इसी प्रकार बाजार का जादू चढ़ने पर भी मनुष्य उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। यह जादू उसकी जेबें खाली हो किंतु मन भरा हो। यह जो कहानी है कि कहा गया कि बाजार एक ऐसा चीज है कि अब जिस प्रकार से चुंबक अपने लोहा को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक इसी तरह से बाजार मनुष्य के मन को आकर्षित करती है। जब आपके जेब खाली हो, क्या हो, जेब खाली हो पर मन भरा हुआ हो, तो इसके लिए बाजार है। मन भरा होने पर भी चला जाता है, उसे मालूम होता है कि मैं वह सामान लूं वह भी लूं या ना लूं, उसे भी वह भी लूं उसे भी समान जरूरत होती है। आराम बढ़ने वाला मालूम होता है। देखिए एक सामान हम लोग खरीदने के लिए जाते हैं तो दूसरा सामान को जब हम लोग देखते हैं जेब खाली होता है, लेकिन हम लोग को लेने के लिए इच्छुक जगता है, काश इसको भी मैं लेकर आता, मेरे जेब खाली है लेकिन मन भरा हुआ है। आगे लिखता है कि बाजार के जादू उतरने का प्रभाव मनुष्य पर जादू के उतरने का प्रभाव होते ही उसे पता चलता है कि फैंसी चीजों की बहुलता आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलक की डालता है। उसे लगने लगता है कि इससे थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिलता है, पर इससे अभिमान की गलती और खुराक ही मिलती है। यह है सर हमारे स्टोरी कि बाजार का जादू जो है ना कैसे चढ़ता है, इसके बारे में हम लोग को लिखना था, जो मैंने बेहतरीन तरीके से आपको बताया हूं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अभी जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये पेपर 2020 का पेपर है। गगरी फूटी बैल प्यासा इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासे रहने की बात क्यों मुखरित है? ग्रीष्म ऋतु की आसानी लू में प्रकृति का प्रत्येक जीव जंतु और पेड़ पौधे व्याकुल हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो पेड़ पौधे मनुष्य पेड़ पौधे भी जो है क्या होती है, याद रखिएगा, पेड़ पौधे के साथ साथ जीव जंतु होती है और लू के कारण वह व्याकुल हो जाते हैं। उन्हें जी भर कर पानी नहीं मिल पाता है, फलस्वरूप वह प्यासा ही रहने विवश हो जाता है। अब देखिएगा गर्मी के दिन आते हैं, मनुष्य तो कहीं से ना कहीं से पानी लाकर पी लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधे छोटे मोटे जीव जंतु या मैं बात करूं जानवरों की, तो वह पानी से तरस जाते हैं पानी पीने के लिए। तो इस तरह से बताया गया कि फलस्वरूप वे प्यासे भी रहने को विवश हो जाता है। जब पानी दिख रहा है कि नहीं है तो वो पानी पीने से बेबस हो जाते हैं। इसलिए इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासे रहने की बात मुखरित है। ठीक है, ये है सर हमारा स्टोरी और ये स्टोरी का क्वेश्चन, इसका आंसर आपके सामने है। गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान से क्वेश्चन 100% छप रहा है आपके पेपर में। पहलवान से रिलेटेड जो ढोलक ना ढोल, उस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव तो पूछेगा, उसके तो छोड़ ही दीजिए, सब्जेक्टिव भी पूछेगा। गांव में महामारी, लुट्टन पहलवान गांव में महामारी फैलने और उसके अपने बेटों के देहांत के बावजूद ढोल में अपने आपको जिलाए रखने और भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव की मौत से लड़ने की ताकत देने के लिए ढोल बजा रहे हैं। ये टॉपिक जब पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके घर पे डेथ होने का, जवान बेटा मर जाने के बाद भी वो अपने ढोल को बजाना नहीं छोड़ते हैं। इसलिए ढोल को बजाना नहीं छोड़ते कि दिन प्रतिदिन हमारे गांव पे जो बीमारियां महामारियां आई है, इस कारण से जो दिन प्रतिदिन लोगों की डेथ हो रही है, मृत्यु हो रही है,
तो इससे क्या होती है लोगों का कि मान लेते हैं कि इसको देखकर, लुटन सिंह को देखकर उसको ख्याल होता है पूरे बस्ती वालों को, देखिए इसके घर पे जवान बेटा मरा है फिर भी वह ढोल को बजाना नहीं छोड़े। इस तरह से लोगों के अंदर में एक प्रसन्नता फील होती है और वो बीमारियों से दूर हो जाती है, क्योंकि बीमारी को दूर करने के लिए एक मुस्कुराहट काफी होती है। अगला क्वेश्चन है कि चार्ली सबसे ज्यादा स्वयं पर कब और क्यों हंसता है। जो चार्ली है वह सबसे ज्यादा स्वयं पर क्यों और कब हंसते हैं। देखिए पहला, चार्ली स्वयं पर सबसे ज्यादा तब हंसता है जब वह स्वयं को गर्वनतम आत्मविश्वास से लवरेज सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ अपने वर्जदीप कठोरनिया अथवा मुदेन कुसमिदेन छंद में दिखलाता है, तब वह यह समझ जाता है कि यह सारी गर्मियां सुई चुभे गुब्बारे जैसे फुस होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यशोधर बाबू को जो टॉपिक है ना, यशोधर बाबू का टॉपिक हो या स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसा पैदा हुआ, या अतीत में दबे पांव में किस सभ्यता की चर्चा की या कितनी प्राचीन थी, या मैं मान के चलूं एन फ्रैंक कौन थी। एन फ्रैंक से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके पेपर में। एन फ्रैंक जो है इस टॉपिक से रिलेटेड 100% ये क्वेश्चन छपेगी कि एन फ्रैंक कौन है, इसकी डायरी क्यों प्रसिद्ध थी। एन फ्रैंक हॉलैंड के एक यहूदी परिवार की 13 वर्ष की बालिका थी। उसके यहूदी परिवार को गुप्त आवास में 2 वर्ष छिपकर बिताने पड़े थे। जो एन फ्रैंक है, एन फ्रैंक की गुड़िया, बहुत मजेदार कहानी है, दुख भरी कहानी है। ये कहानी जो ना हिटलर के बारे में अब बताया गया था। हिटलर जो होती थी ना, वो यहूदियों को खोज कर ढूंढ कर उनको गोली मार देते थे। कह रहा है सर एन फ्रैंक कौन थी, उसकी डायरी क्यों प्रसिद्ध थी। एन फ्रैंक हॉलैंड के एक यहूदी परिवार की 13 वर्ष बालिका थी, लड़की थी। उसके यहूदी परिवार को गुप्त आवास में 2 वर्ष छिपकर बिताने पड़े थे। इस दौरान एन को अल्प अकलपनी या तय सहनी पड़ी थी। यही रहकर एन ने अपने अनुभव को डायरी के रूप में लिखा। अब होता है ना कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारे कष्ट है। अब क्या करें, हम यहाँ से कहीं निकल नहीं सकते तो हम अपना कहानी शुरू कर देते, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। अब हम लोगों के पास ऐसा होने वाला सारा चीज हम लोग नोट डाउन कर डालते हैं। यह डायरी बहुत प्रसिद्ध थी। इस डायरी में एन का व्यक्तिगत जीवन की नहीं अपितु 60 लाख यहूदी पर ढाई जुल्मों की जीवन वृत्तांत है। मतलब जो एन फ्रैंक की जो डायरी थी ना, उसमें एन फ्रैंक के बारे में नहीं, एन फ्रैंक के अलावा जो 60 लाख जो यहूदी थी जिस पर जुल्म किए जाते थे हिटलर के द्वारा। हिटलर में नाजी पार्टी एक था, नाजी पार्टी के द्वारा जो यहूदियों पर जुल्म किए जाते थे सारा को नोट डाउन करती थी। कौन, तो बताएंगे सर एन। उसकी डायरी 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली आवाज है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने यहूदियों को जिस तरह भूमिगत जीवन जीने के लिए विवश किया, उसी का सजीव एवं मानविक चित्रण इस डायरी में हुआ। उस दौरान युद्ध की भावता से लोग कांप उठते थे। इस डायरी में उन्हें 60 लाख लोगों की पीड़ा को अभिव्यक्ति मिली है। इस विवरण को सारे विश्व के लोग जानना चाहते थे। यही कारण है कि एन फ्रैंक की डायरी प्रसिद्ध थी। और एन फ्रैंक का जो स्टोरी है ना, रियल स्टोरी है, कोई फॉल्स स्टोरी नहीं है। एन फ्रैंक का स्टोरी जो है ना रियल स्टोरी है। ये स्टोरी को जब आप देखेंगे ना, ये देखिएगा ये रियल स्टोरी है। आप यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, इसके नाम पे एक फिल्म भी बना हुआ है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, साफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया। जो साफिया है ना, उसका भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से मना कर दिया था। ऐसा क्या, साफिया के भाई के अनुसार पाकिस्तान की सीमा से पार नमक ले जाना और गैर कानूनी था। साफिया जो था ना, उसके भाई का कहने का मकसद था कि देखिए अब नमक ले जा रहे हैं ये सही है, लेकिन नमक दूसरे देशों से ले जाना किसी और देश में ये गैर कानूनी है, ये गैर कानूनी है। साथ ही उसे डर था कि सीमा पर तैनात कस्टम वाले उसे नमक नहीं ले जाने देंगे। अब जैसे वो नमक की पुड़िया अपने अंदर बंद की, तो बंद करने के बाद जब वो जा रही थी तो वो उनके मन में यह सवाल पैदा हो रहा था कि मैं जब जाऊंगा तो सीमा पर, बॉर्डर पर कहीं कस्टम ऑफिसर जो बॉर्डर पर रहते हैं, कस्टम ऑफिसर कहीं मेरे बैग चेक करके ना कहे कि तुम ये पुड़िया क्यों लाई हो। आगे देखते हैं, जान देंगे और मुफ्त में उनकी सबकी बदनामी भी हो जाएगी। इस कारण उसके भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से मना कर दिया। उसके भाई इस बात को 2 बात कहा तो उनके भाई ने, पहला कि किसी भी देश से दूसरे देश पर नमक ले जाना गैर कानूनी है,
तीसरी बात कि जब आप सीमा पार करेंगे, जब आप पाकिस्तान की सीमा छोड़कर भारत की सीमा पर जाएंगे, उस समय कस्टम, आपको सीमा पार करना होगा तो उस समय कस्टम ऑफिसर वाले आपका बैग चेक करेंगे। बैग चेक करने के बाद जब अगर पकड़ा जाए तो हमारे पूरे देश की बदनामी हो जाएगी, इस कारण से मना कर रहे थे। जूझ कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या सीख दी? जूझ का अर्थ होता है युद्ध या लड़ाई। जूझ का अर्थ होता है युद्ध या लड़ाई। जब व्यक्ति किसी परिस्थिति या समस्या से जूझता है तो उस समय या परिस्थिति से उसकी एक प्रकार की लड़ाई होती है, जिसे जूझ कहते हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने जीवन संघर्ष की सीख दी है। मानव अपने जीवन में सदैव परिस्थितियों व समस्याओं से झूलता रहता है। बिल्कुल सही बात है, समय समय के अनुसार हम लोग के अंदर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहते थे। अगला क्वेश्चन है, लुट्टन के राज पहलवान बन जाने के बाद ही दिनचर्या पर क्या प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन है कि नमक कहानी में नमक किस बात का प्रतीक है? इस कहानी में वतन मतलब देश, वतन शब्द का भाव किस प्रकार दोनों तरफ के लोगों का भावुक रहा। ये क्वेश्चन के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग दो क्वेश्चन है, एक बार दोनों क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लुट्टन के राज पहलवान वाले और एक क्वेश्चन या सफिया वाला, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे ना, सेट 2 हो गए, दमदार क्लास चलेगी आप लोगों का PYQ का, क्योंकि आप लोगों का PYQ करना बहुत जरूरी है। PYQ है जो ना करना बहुत जरूरी इसलिए क्योंकि आपको पता चलेगा कि लेटर में कैसे पूछा गया था, निबंध में कैसे पूछा गया था, उसके बाद आपका संचार या निबंध लेखन, या मैं बात करूं आपका संपादक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। अंदर से ये फील होगी जब आपका PYQ देखेंगे कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। इसी तरह से वीडियो पर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस चैनल से जुड़े रहे और जितना ज़्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगला वीडियो में।